नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिता पोपटराव नेरे, महात्मा गांधी विद्या मंदिर संचलित श्रीमती पुष्पताई हिरे महिला महाविद्यालय मालेगांव कैंप हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने तृतीय वर्ष साहित्य के लिए निर्धारित विशेष पेपर क्रमांक 3 के हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके अंतर्गत काल विभाजन एवं नामकरण इस मुद्दे पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। दोस्तों, साहित्य किसी भी भाषा का हो, जब उसका इतिहास लिखा जाता है तो सबसे बड़ी समस्या उसके काल विभाजन और कालों के नामकरण की होती है। हिंदी भाषा भी इससे अछूती नहीं है। हिंदी में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया, लेकिन उनके द्वारा दिए गए नाम अध्यायों के शीर्षक अधिक हैं। मिश्र बंधुओं ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। इस दिशा में उनका कदम उठाना सराहनीय रहा है। उनके बाद के लगभग प्रत्येक साहित्य काल विभाजन के कई आधार हो सकते हैं, जैसे कि कर्ता के आधार पर, उदाहरणार्थ प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग। प्रवृत्ति के आधार पर काल विभाजन, उदाहरणार्थ भक्ति काल, संत काव्य, सूफी काव्य, रीति काल, छायावाद तथा प्रगतिवाद। विकासवादिता के आधार पर काल विभाजन इस प्रकार से किया जा सकता है, जैसे कि आदिकाल, आधुनिक काल, मध्यकाल। सामाजिक तथा सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर भी काल। दोस्तों, हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकारों ने काल विभाजन का प्रयास किया हुआ है। इनमें गार्सद तासी, शिवसिंह सेंगर ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया, किंतु विभिन्न साहित्यिक प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास के कालों का नामकरण का कार्य सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। इन्होंने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इसे 11 अध्यायों में विभक्त किया है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद मिश्र बंधुओं अर्थात गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र तथा शुकदेव बिहारी मिश्र, इन्होंने भी काल विभाजन का नूतन प्रयास किया है। इन मिश्र बंधुओं ने अपनी किताब मिश्र बंधु विनोद, जो कि सन 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई, इसमें ग्रियर्सन का ही अनुकरण किया हुआ है। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन इस प्रकार बताया जा सकता है। एक, प्रारंभिक काल, इसे इन बंधुओं ने इसके पश्चात सन 1929 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को हिंदी साहित्य का इतिहास में 4 कालों में विभाजित किया है, जैसे कि आदिकाल, जिसे उन्होंने वीरगाथा काल भी कहा है। इसका समयावधि है विक्रमी संवत 1050 से 1375 तक। दूसरा विभाजन उनके द्वारा किया हुआ इस प्रकार से है पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्ति काल, जिसका समयावधि है विक्रमी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण और काल विभाजन इस प्रकार किया है। एक, आदिकाल, विक्रमी संवत 1000 से 1375 तक। 2, भक्ति काल, विक्रमी संवत 1375 से 1700 तक। 3, रीति काल, विक्रमी संवत 1700 से 1900 तक। और 4, आधुनिक काल, विक्रमी संवत 1900 से अद्यतन। तदुपरांत डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में निम्न प्रकार से काल विभाजन किया है। 1, संधि काल, विक्रमी संवत 750 से 1000। 2, चारण काल, विक्रमी संवत 1000 से 1375 तक। 3,
भक्ति काल विक्रमी संवत 1375 से 1700 तक। 4 रीति काल विक्रमी संवत 1700 से 1900 तक। और 5 दोस्तों, इसी प्रकार से डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास किया है। उन्होंने आदिकाल को जय काव्य काल और रीति काल को कला काल कहा है। इनके द्वारा किया गया काल विभाजन एवं नामकरण इस प्रकार से है। 1 बाल्यावस्था, इसे 2 भागों में विभाजित किया है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। 2 किशोरावस्था, इसे भी 2 भागों में विभाजित किया है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। और 3 डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने काल विभाजन एवं नामकरण इस प्रकार से किया है। 1 प्राचीन काल, जिसका समयावधि है विक्रमी संवत 1100 से 1500 तक। मध्यकाल विक्रमी संवत 1500 से 1800 तक। और आधुनिक काल विक्रमी संवत 1800 से 1900 तक। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की सन 1965 में प्रकाशित हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास इस किताब में उन्होंने इस प्रकार से काल विभाजन किया हुआ है। 1 प्रारंभिक काल 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। 2 मध्यकाल, जिसे गुप्त जी ने 2 भागों में विभाजित किया है। 1 पूर्व मध्यकाल 1350 से 1500 ईस्वी तक का समयावधि है। और 2 उत्तर मध्यकाल, जो कि 1500 से 1857 ईस्वी तक है। दोस्तों, इस प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार किया हुआ है। यह प्रस्तुति आप लोगों को कैसे लगी, यह कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर इस पर कोई आपके मन में शंका उपस्थित हो तो जरूर पूछिएगा। यह प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।